नमस्ते। आज एक बहुत ही दिलचस्प और भारत के लिए बेहद जरूरी पहलू पर बात करते हैं, भाषा और धर्मनिरपेक्षता का रिश्ता। हमारे पास इस पर एक लेख है और हम समझने की कोशिश करेंगे कि भारत जैसे देश में, जहां आप सोचिए 121 भाषाएं हैं, 270 मातृभाषाएं हैं, ये तालमेल कैसे काम करता है और ये क्यों जरूरी है। बिल्कुल। हम सब जानते हैं कि भारत की पहचान में धर्म कितना अहम है ना? लेकिन ये लेख कहता है कि भाई भाषा भी उतनी ही सेंट्रल है। हाँ, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, यही विविधता, ये भाषाई विविधता भारत की एकता और सेक्युलर पहचान की नींव है। पर हाँ, इसमें तनाव भी है, जैसे महाराष्ट्र में हाल में देखा हमने। तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं, समझते हैं। बिल्कुल। और पहली बात जो समझने की है वो ये कि भारत का जो सेक्युलरिज्म है या धर्मनिरपेक्षता कहें, वो पश्चिमी कॉन्सेप्ट से थोड़ा अलग है। वहाँ क्या होता है कि राज्य और धर्म बिल्कुल अलग। हाँ, सेपरेशन। हाँ, बिल्कुल अलग। भारत ने इसे अपनाया, संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता दी, मतलब सहिष्णुता और समानता पर आधारित। इसका मतलब ये है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। ठीक है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही यूनिक चीज है, वो ये कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता सिर्फ धर्म तक ही सीमित नहीं है, ये भाषा से भी उतनी ही गहराई से जुड़ी हुई है। सरकार ना तो किसी भाषा या धर्म के पक्ष में है और ना ही उनके खिलाफ, पर तटस्थ भी नहीं है पूरी तरह। अच्छा, तटस्थ नहीं है, ये कैसे? मतलब ये एक राज्य नीति है। ये सरकार को अधिकार देती है कि अगर कहीं धार्मिक या भाषाई दोनों तरह की कट्टरता दिखे, सांप्रदायिकता दिखे, तो वो कदम उठाए, हस्तक्षेप करे। ओह अच्छा, तो ये एक तरह का एक्टिव सेक्युलरिज्म हुआ, जो जरूरत पड़ने पर एक्शन लेता है। हाँ, कह सकते हैं। शायद इसीलिए हमारे यहाँ कोई एक राष्ट्रभाषा नहीं है। हाँ, इसी वजह से। सही पकड़ा। किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा ना देना, ये इसी भाषाई सेक्युलरिज्म का एक बहुत बड़ा सबूत है। इसकी जगह क्या है? संविधान की 8वीं अनुसूची, एक खास लिस्ट समझिए। हाँ, 8th शेड्यूल। जी, उसमें 22 प्रमुख भाषाओं को जगह दी गई है। और मजे की बात यह है कि 2011 की जनगणना देखें तो देश के करीब 96.71 मतलब लगभग 97% लोगों की मातृभाषा इन्हीं 22 में से कोई एक है। लगभग सभी लोग कवर हो गए इसमें तो। हाँ, लेकिन फिर हिंदी का क्या रोल है? अनुच्छेद 343 तो साफ कहता है कि संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। तो फिर ये राज्यों की अपनी भाषाएं और हिंदी, इसमें बैलेंस कैसे बनता है? ये बहुत ही अहम संतुलन है और संविधान ने इसे बहुत सोचा समझा है। अनुच्छेद 343 हिंदी को संघ के कामकाज की भाषा यानी राजभाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज कहता है जी। लेकिन साथ ही ये राज्यों को पूरी आज़ादी देता है कि वो अपनी राजभाषा खुद चुने। अच्छा, ये इस बात को दिखाता है कि भारत जो है वो राज्यों का एक संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। हाँ। और हर राज्य की अपनी भाषा, अपनी संस्कृति का सम्मान है। किसी एक भाषा को थोपा नहीं जा सकता। समझ गया। और जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटीज, उनकी भाषाओं की सुरक्षा के लिए भी कुछ है संविधान में? हाँ, बिल्कुल है। अनुच्छेद 29 ये साफ कहता है कि नागरिकों की किसी भी वर्ग को, कोई भी सेक्शन हो जिसमें अल्पसंख्यक भी शामिल हैं, उनको अपनी खास भाषा, अपनी लिपि या अपनी संस्कृति को बचाने का पूरा अधिकार है। और सबसे बड़ी बात, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। अच्छा। जनगणना में भी देखिए, जो 121 भाषाएं गिनी गई, उनको 2 हिस्सों में बताया गया है। 22 वो जो 8वीं अनुसूची में है और 99 अन्य भाषाएं। कोशिश है कि हर आवाज गिनी जाए। तो संवैधानिक ढांचा तो काफी मजबूत लगता है विविधता को बचाने के लिए। जी। फिर भी हमने देखा कि भाषा को लेकर तनाव बन जाता है, दक्षिण के राज्य हों या नॉर्थ ईस्ट के। कई बार हिंदी थोपने का विरोध हुआ है, जैसे तमिलनाडु का वो पूरा द्रविड़ आंदोलन। हाँ, वो ऐतिहासिक उदाहरण है। और महाराष्ट्र में जो हाल में हुआ, वो तो काफी चिंताजनक था। हाँ, महाराष्ट्र का मामला दिखाता है कि ये मुद्दा कितना संवेदनशील है आज भी। और लेख इस पर साफ इशारा करता है कि वहाँ जो हुआ, गैर मराठी लोगों के खिलाफ हिंसा, वो असल में पहचान की राजनीति है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। वो अपनी संस्कृति बचाने की कोशिश नहीं है। अगर वाकई संस्कृति बचानी होती तो ये याद रखा जाता कि भाई सहिष्णुता और उदारता, टॉलरेंस और लिबरलिज्म, यही तो भारत की अनेकता में एकता के 2 सबसे बड़े पिलर हैं। सही बात है। भारत ने हमेशा से ही, आप देखें, अलग अलग धर्म, विचार, रहन सहन, खान पान सबको अपनाया है और इसकी वजह यही खुलापन, यही सहिष्णु रवैया रहा है।
आज की दुनिया में ग्लोबलाइजेशन के दौर में अगर हम धर्म या भाषा को लेकर बहुत कट्टर हो जाएंगे तो समाज बंटेगा ही, सेक्युलर ढांचा कमजोर होगा। तो ये सोचने वाली बात है कि पहचान की राजनीति कैसे इन बुनियादी मूल्यों को मतलब चुनौती दे रही है। बिल्कुल। तो फिर इसका निचोड़ क्या निकलता है? क्या सारी जिम्मेदारी राजनीतिक दलों पर आ जाती है कि वो संविधान की जो भावना है उसे बनाए रखें? देखिए, संविधान ने तो विविधता को सहेजने का पूरा इंतजाम किया है और राजनीतिक दलों की भूमिका तो बहुत अहम है ही, इसमें कोई शक नहीं। पर बात शायद सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। अच्छा, हाँ। तो इस पूरी चर्चा से जो एक बड़ी बात मुझे समझ आ रही है वो ये कि भारतीय सेक्युलरिज्म की खासियत यही है कि इसमें भाषा का पहलू भी जुड़ा है धर्म के साथ साथ। बिल्कुल। और इतनी सारी भाषाओं वाले देश में एकता बनाए रखने के लिए हर भाषा का सम्मान, उसकी इज्जत करना, ये बहुत जरूरी है। एकदम सही। और यहीं पर एक सवाल मैं सबके सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगी। हाँ, बताइए। स्रोत कहता है कि संविधान और राजनीतिक दल ये विविधता की रक्षा के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, लेकिन इन सब से परे हम आम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपनी बातचीत में, अपने व्यवहार में इस भाषाई सम्मान को, इस भाषाई धर्मनिरपेक्षता को कैसे जिंदा रख सकते हैं, इस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए।